जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। स्टूडेंट्स, करना आपने ये है कि कहीं से यूरेनियम मेटल का एक पीस ले लीजिएगा, क्योंकि अमूमन आपको नहीं मिलेगा, डिफरेंट कंट्रीज में बैन भी होता है ये मटेरियल। लेकिन कहीं अगर लैब से आपको मिल जाए तो आपने वही यूरेनियम का जो एक छोटा सा पीस होगा उसको आपने फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर क्लोज करके किसी बॉक्स में बंद करके किसी डार्क रूम में किसी कोने में रख देना है। और अगर आप कुछ दिन बाद निकालें तो आप देखेंगे कि फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर डिफरेंट तरह के स्कार्स बने हैं, दाग बने होंगे, आपकी फोटोग्राफिक फिल्म फोगी हो गई होगी कुछ कुछ जगह से। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिन लोगों ने, हम उनका एक्सपेरिमेंट एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ये एक यूरेनियम का एक पीस है जिसको एक डिटेक्टर या एक काउंटर के करीब लाया जाता है, तो आप देखते हैं कि वो जो काउंटर की रीडिंग है स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब ऑब्वियसली आपको इतना तो पता है कि यूरेनियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है जो कि रेडिएशंस को इमिट कर रहे हैं। कैसे करता है, क्यों करता है, ये सारी बातें हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो काउंटर है ये उन रेडिएशन को डिटेक्ट करता है जिससे काउंट रेट पर साइकिल जो है या पर सेकंड या पर मिनट ये इंक्रीज होता है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे बाद में, जब हम गाइगर मुल्लर काउंटर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने डार्क रूम में ये यूरेनियम का पीस किसी फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर बंद करके किसी अंधेरे में रखा और आपने जैसे ही कुछ दिन बाद निकाला स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे कि यही यूरेनियम के पीस जिस जगह आपने रखा था वहां पे एक स्कार क्रिएट हो गया है, एक दाग सा बन गया स्टूडेंट्स। वहां से फोटोग्राफिक फिल्म आपकी फोगी हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, हम जरूर काफी डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये इन लोगों ने तो बाद में परफॉर्म किया। पहले किसने परफॉर्म किया स्टूडेंट्स? इन साइंटिस्ट का नाम था हेनरी बेकरेल। ये 1896 की बात है जब एक्सरे डिस्कवर हो गई थी और ये बॉडीज के एक्सरेज बनना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी वाइफ का जो उनकी फिंगर में जो अंगूठी थी उसका भी एक स्केच बनाया हुआ है, वो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। बेसिकली हो क्या रहा था उस टाइम, ये इंटरेस्टेड थे उन मटेरियल्स को स्टडी करने के लिए जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया। और यूरेनियम स्टूडेंट्स उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मशहूर था, रेडियो एक्टिविटी की वजह से नहीं, लाइट प्रोड्यूस करने की वजह से। ये कुछ सर्टेन कंडीशन के ऊपर ग्रीन कलर की लाइट एमिट करना शुरू कर देता था और लोग इनको खाने बनाने वाले और जो डेकोरेशन पीसेस के जो बर्तन हैं वहां पे ये यूज करते थे खूबसूरती के लिए। इनसे बाय मिस्टेक कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ कि जब इन्होंने यूरेनियम से निकलने वाली लाइट को एक्सरे के अंदर से गुजारने की कोशिश की तो इनको कुछ खातिर खा रिजल्ट सामने इनको नहीं मिले। ठीक हो गया। तंग आकर या बाय चांस इन्होंने फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर यूरेनियम का पीस रखा और ड्रॉज बंद कर दिया। और जैसे ही कुछ अरसे बाद या कुछ दिनों बाद जब ये वापस आए स्टूडेंट्स, तो इन्होंने देखा कि फोटोग्राफिक जो फिल्म है उसके ऊपर स्कार बन गए हैं, वो फोटोग्राफिक फिल्म फोगी हो गई है। फिर इनका सारा का सारा फोकस उस यूरेनियम मटेरियल के ऊपर, उस यूरेनियम मेटल के ऊपर चला गया, जिसमें उन्होंने देखा कि ये जो पीस ऑफ यूरेनियम है ये तो किसी और तरह की रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है। और जब इन्होंने ये अपने बाजू के साथ लगाया या अपनी पॉकेट में डाला तो इस तरह का इनका निशान बन गए जलने के। और ये कुछ निशान, ये जो ज़ख़म थे ये इतने ज़्यादा कह सकते हैं सीवियर थे कि इनको 4 to 6 वीक्स लगे रिकवर होने में। हालांकि एक आम जो फायर से जलने का जो वाउंड होता है वो बेटा 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन ये जो रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव मटीरियल की वजह से जो बर्निंग का स्कार हमारे सामने दिख रहा है ये 6 to 8 वीक्स ले गया ठीक होने में। फिर इन्हीं रेडिएशन को स्टडी किया गया स्टूडेंट्स। तो बहरहाल एक डेफिनेशन जो आपके सामने लिखी है, हम बात को शॉर्ट करते हैं। ये डेफिनेशन रेडियो एक्टिविटी की कुछ इस तरह है कि रेडियो एक्टिविटी के ये जो रेडिएशंस निकल रही हैं यूरेनियम के अंदर से, इट इज बेसिकली द रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर से, रेडियो एक्टिव मटीरियल के न्यूक्लियर के अंदर से निकलने वाली रेडिएशंस हैं जो कि हर टाइम ही निकलती रहती हैं कुछ मटेरियल्स के अंदर से।
इन्हीं मटेरियल्स को फिर डिस्कवर किया मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने, जिसमें कोबाल्ट आ गया, रेडॉन आ गया, डिफरेंट तरह के मटेरियल्स ऐसे आ गए जो कि रेडियो एक्टिविटी या रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं। इनके न्यूक्लियस में ऐसे क्या खास बात होती है, अभी से बता देता हूं कि बेटा जो चीज़ें स्टेबल होती हैं, जैसे इस टाइम आपके पास आपके आमने सामने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टेबल है। प्लास्टिक स्टेबल है, आयरन के पीसेस पड़े हैं स्टेबल है, और डिफरेंट तरह के आपने कपड़े पहने हैं ये स्टेबल है। ये तो रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करते। इसका मतलब है इनके जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स ये स्टेबल है। स्टेबल कुछ इस तरह कि इन न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो है वो ऑलमोस्ट बराबर है। ये ऐसी सूटेबल रेशो में प्रेजेंट है कि इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और ये स्टेबल रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक मास 84 से ग्रेटर है या 86 से ग्रेटर है, वो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें या प्रोटॉन की रेशो थोड़ी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है या न्यूट्रॉन की रेशो थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो वो हर टाइम अपनी बॉडी से क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, रेडिएशंस को बाहर निकाल रहे होते हैं। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स मैं आसान कर देता हूं, जैसे आप जॉगिंग करके आओ, खेल के आओ, फुटबॉल खेल रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है वो हीट अप हो जाती है और आप देखते हो ना कि आपके पाम से, आपकी बॉडी से हीट बाहर निकल रही होती है। सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि जब एटम या न्यूक्लियस स्टेबल होगा तो वो कोई रेडिएशंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन अगर वो अनस्टेबल होगा तो जब तक वो स्टेबल नहीं होता स्टूडेंट्स, वो अपने अंदर से रेडिएशंस को बाहर निकालता रहेगा, पार्टिकल्स को बाहर निकालता रहेगा। शायद ये बात यहाँ पे थोड़ी सी आपको मुश्किल लगी हो, लेकिन आप लेक्चर सुनते रहिए तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंशाल्लाह आसान होने लगा। इन्हीं रेडिएशंस को स्टूडेंट्स जब हेनरी बैकरल ने इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया, तो वो जो रेडिएशन की एक बीम आ रही थी स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी डेंजरस भी थी, तो हेनरी बैकरल ने देखा कि जब एक फोटोग्राफिक फिल्म को इस तरह यहाँ पे रखा गया, ऑलराइट, और एक साइड पे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया गया, एक साइड पे नेगेटिव या पॉजिटिव प्लेट रखी गई या नेगेटिव चार्ज की प्लेट रखी गई दूसरे एंड पे, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन स्टूडेंट्स क्या होगी, पॉजिटिव से निकलती हैं और कहाँ इंटर हो जाती हैं, नेगेटिव में इंटर हो जाती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड रखी गई और इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान से इन्हीं रेडिएशंस को जो कि यूरेनियम के मेटालिक पीस से बाहर निकल रही थी, इसी रेडिएशन को इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान से गुजारा, तो हमने देखा कि ये जो आपके पास फोटोग्राफिक फिल्म है ये अब एक जगह से फोगी नहीं हुई, इसके ऊपर एक जगह स्कार क्रिएट नहीं हुआ, 3 जगह स्कार क्रिएट हो गया। एक जगह वो थी जो कि राइट साइड पे थी, दैट्स मीन जो कि नेगेटिव प्लेट के करीब थी या नेगेटिव प्लेट के ऊपर थी, कुछ भी आप ज़हन में इमेजिन कर लीजिए। एक स्टूडेंट स्कार वहां पे आया जो कि बिल्कुल सेंटर में था, जैसे उस रे में या उस पार्टिकल या उस रेडिएशन में डिफ्लेक्शन हो ही ना हो, ऑलराइट। और कुछ फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जो स्कार बना स्टूडेंट्स वो लेफ्ट साइड पे बना, कुछ इस तरह के यहाँ ऊपर जहां पे स्टूडेंट पॉजिटिव प्लेट के ऊपर निशान एक बन गया। इसका मतलब है कि आपकी जो रेडिएशंस निकल रही थी स्टूडेंट्स वो कुछ 3 तरह की निकल रही थी। कुछ इसमें पॉजिटिव थी, तभी वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेट डिफ्लेक्ट कर गई। कुछ इनमें नेगेटिव थी, तभी वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ बेंड कर गई। और स्टूडेंट्स कुछ ऐसी रेडिएशंस थी जो कि बिल्कुल स्ट्रेट गई और विदाउट एनी डेविएशन ये स्ट्रेट जाके हिट करती है फोटोग्राफिक फिल्म को। सो स्टूडेंट्स जब इनकी फर्दर स्टडी की गई तो देखा गया कि ये जो पॉजिटिव साइड पे डिफ्लेक्ट हो गई है ये बेसिकली पार्टिकल्स है जिनके ऊपर प्लस चार्ज है। इन पार्टिकल्स को आज से स्टूडेंट्स हम कहेंगे अल्फा पार्टिकल। और आपकी नॉलेज के लिए मजीद बता देता हूं कि ये जो पार्टिकल्स राइट साइड मूव कर गए ये बेसिकली इनके पास क्या था, आसान कर देता हूं बेटा, इनके पास 2 प्रोटॉन थे और 2 न्यूट्रॉन थे। ये इस तरह का एक कम्बिनेशन ऑफ बॉक्स हमें नजर आया जो कि हिट करता है राइट साइड में। अब चूंकि इसके पास 2 प्रोटॉन है स्टूडेंट, तो इसके पास कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव का, तभी तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गया। और ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे मटेरियल, ऐसा एटम जिसके पास 2 प्रोटॉन हो, ऐसे पार्टिकल को स्टूडेंट्स हम कहते हैं हीलियम पार्टिकल कहते हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन लेके पार्टिकल्स निकले, सॉरी, ये बेटा कौन से हुए, इनको आज से हम कहेंगे हीलियम न्यूक्लियाई कहेंगे। ठीक हो क्या, हीलियम का न्यूक्लियस कहेंगे। ऑलराइट, सो अल्फा पार्टिकल लिख लिया बेटा मैंने, ये क्या है, ये हीलियम न्यूक्लियाई है, हीलियम न्यूक्लियाई that contain 2 protons and 2 neutrons as well. Alright students, so ये अल्फा पार्टिकल हो गए। दूसरी रेडिएशन स्टूडेंट्स जो हमें देखने को मिलती हैं वो लेफ्ट साइड वाली थी। जब इन्हीं पार्टिकल्स को स्टडी किया, इनका मास देखा, तो ये बिल्कुल सेम थी जैसे इलेक्ट्रॉन का मास होता है स्टूडेंट्स। तो नेगेटिव चार्ज इसलिए थे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन थे, बेंड इसलिए कर गए क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इनका मास, इनका चार्ज बिल्कुल सेम था जैसे इलेक्ट्रॉन का होता है। सो हमने इनको कह दिया कि ये इलेक्ट्रॉन ही हैं जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऑलराइट, सेंटर में स्टूडेंट्स हमें जो स्कार मिला, जब हमने उसकी एनालिसिस किया, स्टडी किया, तो हमने देखा ये पार्टिकल नहीं है, ये तो वेव नुमा रेडिएशंस हैं जो आगे मूव करती है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो हमने इनको गैमा रेडिएशन का नाम दे दिया और इनको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरह से। ये आर नहीं है स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ा ज़्यादा आर की तरह बना दिया, आपने थोड़ा सा इस तरह करके बना देना, ठीक है, इतना काफ़ी होगा। तो वैसे भी आर बन भी गया तो कोई गलत तो नहीं करेगा। ये गैमा रेडिएशन है। सो नंबर 1 थिंग इज अल्फा पार्टिकल, नंबर 2 थिंग इज बीटा पार्टिकल, पार्टिकल में वर्ड बोल रहा हूँ, और जो सेंटर वाले थे ये गैमा रेडिएशन से, ये गैमा फोटॉन्स भी कह लो ना, तब भी ठीक होगा। ऑलराइट स्टूडेंट, ठीक हो गया। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स अब आपको लिखने को मिल गई है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द रेडिएशन, अल्फा, बीटा एंड गैमा। When a nucleus emit alpha and the beta particle, the proton number will change, hence the element will also get change. इसका मतलब है कि कोई भी पार्टिकल, अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा समझा रहा हूँ, ज़रा यहाँ देखिएगा प्लीज़। ये स्टूडेंट्स एक न्यूक्लियस है, ठीक हो गया। इसमें क्या है, प्रोटॉन नंबर 3 है, न्यूट्रॉन कितने हैं, इमेजिन कर लेते हैं 4 हैं, ठीक हो गया। हालांकि ऐसी एग्जाम्पल नहीं है, आपके पास 86 से ग्रेटर एटॉमिक मास होता है, मैं आपको सिर्फ आसान करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये पार्टिकल क्या करता है, अनस्टेबल है, ये स्टेबल होना चाहता है, तो ये अपने अंदर से क्या करेगा, ये अपने अंदर से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक देगा। तो इमेजिन कर लो, पहले इसका नाम है स्टूडेंट्स एक्स, नाम है इसका, कोई एलिमेंट है, कोई एटम है जिसका नाम एक्स है। अब जैसे ही इसने 2 प्रोटॉन को निकाल दिया और स्टूडेंट्स 2 न्यूट्रॉन को निकाल दिया, तो इसके पास अब कितने प्रोटॉन रह गए, 1 प्रोटॉन रह गया। कितने न्यूट्रॉन रह गए, 2 न्यूट्रॉन रह गए। अब हम इसको बेटा x नहीं कहेंगे, इसको अब हमें एक नया नाम देना पड़ेगा, इसको y नाम देना पड़ेगा, ठीक हो गया। ये सिंपल एक सैंपल सी एग्जांपल दी है, सैंपल एग्जांपल दी है। इसका आई होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी यूरेनियम, इमेजिन कर लेता, अब हमने बात कर ली यूरेनियम की, तो जब भी यूरेनियम 2 प्रोटॉन निकालेगा और 2 न्यूट्रॉन निकालेगा, तो फिर वो यूरेनियम नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, वो कोई और एटम बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन नंबर के चेंज होने का मतलब है कि एलिमेंट या एटम चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। ये आई होप सो लाइन समझ आ गई होगी। इनिशियली न्यूक्लियस वाज पेरेंट न्यूक्लियाई, तो अनस्टेबल होगा, तो अब हम उसको पेरेंट न्यूक्लियाई कहेंगे। जैसे ही अनस्टेबल से स्टेबल बन गया, या उसने अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल बाहर निकाल दिए, अब हम उसको कहेंगे, इवन गैमा रे बाहर निकाल दी, अब हम उसको कहेंगे कि ये पेरेंट न्यूक्लियाई नहीं रहा, ये डॉटर न्यूक्लियाई बन गया है। इट बिकम डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक हो गया। सो पेरेंट न्यूक्लियाई डिकेज इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई बाय एमिटिंग द रेडिएशन, हमने पढ़ ली। इट इज द रैंडम अनप्रिडिक्टेबल, ये किसी भी टाइम हो सकता है, स्पॉन्टेनियस है, हर टाइम हो रहा है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो जो मटीरियल जिनका एटॉमिक मास 86 से स्टूडेंट्स ग्रेटर होता है, ये हर टाइम क्या करते रहते हैं, रेडिएशंस को बाहर निकालते रहते हैं, अपने मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज करते रहते हैं, क्योंकि एटम चेंज हो जाता है, मटेरियल चेंज हो जाता है, एलिमेंट चेंज हो जाता है। और इसके साथ साथ ये जो रेडिएशंस निकालते रहते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, निकालते रहते हैं, हर टाइम निकाल देंगे, कुछ सालों बाद निकाल देंगे, कुछ दिन बाद निकाल देंगे, कुछ सेकंड्स बाद निकाल लेंगे। जैसे जैसे आप लेक्चर आगे बढ़ेगा ना, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन होती जाएगी। सो ऐसी रेडिएशन जो कि हर टाइम बाहर निकल रही हो,
या अपनी मर्जी से निकल रही हो, या जिनका कोई पता ना हो कि कब निकल जाए भाई, ऐसी रेडिएशन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इट इज द स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो कि खुद से हो रही होती है, जिसको स्टिमुलेट नहीं किया जाता रेडियो एक्टिविटी या रेडिएशन को बाहर निकालने के लिए। ऑलराइट, सो इट डजंट डिपेंड ऑन द प्रेशर, टेम्परेचर एंड एरिया, व्हाटएवर। क्लियर हो गया? सो बेटा अल्फा रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा रे, मैंने आपको समझा दी। गैमा रे बेसिकली फोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो अब इनकी पेनिट्रेशन पावर को स्टूडेंट्स देख लेते हैं थोड़ा सा। जो अल्फा पार्टिकल है स्टूडेंट्स, चूंकि इनका साइज बड़ा है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इनके रास्ते में अगर पीस ऑफ पेपर भी रखोगे ना तो ये उसी से स्टॉप हो जाएगी। इवन ये एयर में भी ज़्यादा मूव नहीं कर सकती, कुछ सेंटीमीटर मूव करती हैं, उसके बाद एयर के पार्टिकल्स को आयनाइज कर देती हैं, खुद भी खत्म हो जाती हैं। इजी हो गया? सो बेटा अल्फा पार्टिकल है, इसकी जो रेंज है वो पेपर तक रेंज है। बीटा पार्टिकल मूव करता है और अंदर से पेपर से मूव करके बाहर निकला था, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पेपर से मूव कर सकता है, पीस ऑफ पेपर जो कि आपकी कॉपीज का पेपर है, नोटबुक का पेपर है, ठीक है। लेकिन अगर इसके आगे एल्यूमिनियम की शीट रख दी जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन उसको पास नहीं कर सकता। ठीक हो गया? इसके साथ ही अगर आप गैमा रेडिएशन को देखें तो गैमा रेडिएशन बेटा पेपर से भी पास हो जाएगी, एल्यूमिनियम से भी पास हो जाएगी और लेड पे आके वो स्टॉप होगी या कंक्रीट पे आके स्टॉप होगी। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें क्या पता चलता है? यहां से स्टूडेंट्स हमें यह पता चलता है कि जो पेनिट्रेशन पावर है वो गैमा रेडिएशन की सबसे ज्यादा है। उससे कम किसकी है? बीटा पार्टिकल, और सबसे कम किसकी है? अल्फा पार्टिकल की। ठीक हो गया? सो एक वीडियो चेक कर लीजिए, आई होप आप एंजॉय करेंगे इस चीज को। चलो जी, ले जी, इसके चलने का मूड नहीं है, लो चला लेते हैं। ओके, अब ये नहीं चल रही तो चलते हैं आगे। ओह चल बड़ी ओके, चेक करें जी बेटा, एक अल्फा पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल और एक गैमा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल के काफ़ी दूर रखी गई है पेपर शीट, तो ये रास्ते में ही गिर जाएगा, या पेपर से स्ट्राइक करता तो तब गिर जाता। बीटा निकल गया और बीटा यहाँ पे आके रुक जाता है और गैमा रेडिएशन गुजर जाती है और कंक्रीट पे आके हिट करके गैमा रेडिएशन सबसे एंड में आके फॉलो करती है। ठीक हो गया? सो नेक्स्ट हम चल रहे हैं स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने। मैं अपनी जो स्क्रीन है उसको गायब कर देता हूँ, अपनी पिक्चर को गायब कर देता हूँ। आप पहले इसको नोट डाउन कर ले, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि ये पेनिट्रेशन पावर रेंज एंड जो एयर है ये मेरे पीछे हाइड ना हो जाए। ठीक है? आई होप सो बेटा आपने पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। करेक्टरिस्टिक है अल्फा पार्टिकल्स की, बीटा पार्टिकल की और गैमा रेस की। जो नेचर है स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि रेडिएशंस की 2 तरह की नेचर होती है, एक होती है वेव नेचर, एक होती है पार्टिकल नेचर। ए लेवल में जाके बहुत डिटेल से आप देखेंगे। ठीक है? सो जो पार्टिकल नेचर है इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्शन कर सकता है, रिफ्रैक्शन कर सकता है, लेकिन डायफ्रैक्शन करना इंटरफेरेंस करना, पोलराइजेशन का फिनोमेना करना अल्फा पार्टिकल कभी नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर ये वेव नेचर शो ही नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कि ये जो है ये किस नेचर का है? ये बेटा है पार्टिकल नेचर का है। ठीक हो गया? बीटा पार्टिकल के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ भी ये सेम फिनोमेना है कि इसको भी हम पार्टिकल कहेंगे, इसको हम वेव नहीं कह सकते, क्योंकि ये वो प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है जो कि पार्टिकल एग्जिबिट करते हैं। जैसे क्रिकेट की बॉल दीवार पे मारोगे वापस आ जाएगी, इसके सब का बिहेवियर समझ लो। ठीक है? गैमा रेज बेटा जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। ओके हो गया? ये पार्टिकल्स नहीं है, ये वेव है, ये रेडिएशंस है, फोटॉन्स है। ठीक है? सिंबल हमने पहले डिस्कस कर लिया, बीटा का भी गैमा का भी। चार्ज कितना होता है हीलियम के पास? क्योंकि इसके ऊपर 2 प्रोटॉन्स हैं, तो एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि इक्विवेलेंट होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हीलियम का चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने के लिए आपको इसी वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, -1 से। सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। गैमा रेडिएशन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसको हम साइड पे कर देते हैं। मैस ऑब्वियसली इसके 3 तरह के स्टूडेंट्स मैस होते हैं। चले 2 तरह के फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं, तीसरा मुझे अभी कॉन्सेप्ट नहीं जहन में नहीं है मेरे। एक होता है, इसको हम केजी के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, कन्वर्ट करके इन टर्म्स ऑफ केजी में, वो लेकिन वो वैल्यूज काफ़ी छोटी हो जाती है। एक जो यूनिट है वो इसका है रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट है, जिसको जो आप रिप्रेजेंट करते हैं
U से रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? मुझे याद है कोई बचपन में हम पढ़ा करते, दैट इज द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। क्या मतलब निकला? कार्बन के 12 हिस्से करो कार्बन एटम के, और जो 12वें हिस्से का मास हो उसका मास इक्विवेलेंट होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट के, 1 U के इक्वल होता है। ठीक हो गया? सो मास इज इक्वल टू 4U, दैट्स मीन 4 मल्टीप्लाई कार्बन के 12th पार्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हीलियम का मास आ जाएगा, दैट्स मीन हीलियम न्यूक्लियाई का मास आएगा। सो 4 मल्टीप्लाई 1.67 इंटू 10⁻⁻17 सी, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ बेटा तो आपके पास एटॉमिक मास यूनिट में अल्फा पार्टिकल का मास आ जाएगा। ऑलराइट, इसी तरह अगर आप बीटा पार्टिकल का मास निकालना चाहो तो बेसिकली ये वैल्यू लिखिए 1/1836 या 40 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एक हाइड्रोजन एटम दो, दैट्स मीन एक प्रोटॉन ले लो बेटा, प्रोटॉन को डिवाइड करो 1840 से डिवाइड करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। ठीक हो गया? तो इलेक्ट्रॉन ही मुन्ना सा पार्टिकल होता है, छोटा सा, प्रोटॉन बड़ा सा पार्टिकल होता है। ठीक हो गया? दैट्स मीन इलेक्ट्रॉन के मास को 184 टाइम्स इंक्रीज करो तो फिर आपका किसका मास आता है? प्रोटॉन का मास आता है। मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होगी। गैमा रेस कोई मास नहीं होता, रेडिएशन से कोई मास नहीं होता, वेव से कोई मास नहीं होता। ठीक है? जैसे फोटॉन्स हो गए, इनका कोई मास नहीं होता, इसी तरह गैमा फोटॉन्स होते हैं। ठीक है? आयनाइजेशन पावर, इमेजिन कर लो बेटा, सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास एक डोर है जो कि प्लाईवुड का बना हुआ, जैसे हमारे घरों में ये यूज़ हो रहे होते हैं, प्लाईवुड के डोर्स होते हैं। आपके पास 3 तरह की बॉल्स हैं। ठीक है? एक आपके पास जो बॉल है वो ऐसे इमेजिन कर लो रबर की बॉल है, एक स्टोन की बॉल है और एक आयरन की बॉल है। बताओ सबसे ज़्यादा डैमेज कौन करेगा? सिंपल सी बात, आप कहेंगे सर आयनाइजिंग जो आयरन बॉल है वो सबसे ज़्यादा डैमेज करेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट है। हीलियम का जो मास है स्टूडेंट्स, या जो साइज है वो सबसे बड़ा होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो वो जैसे ही किसी भी सरफेस को जाके हिट करता है तो वो वहां पे मैक्सिमम आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता है। आयनाइजेशन क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम। ये आयनाइजेशन होती है जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है। आपको समझाने के लिए सिंपल से ये बात बता देता हूं कि जैसे आपके पास क्या है बेटा, एक न्यूक्लियस है और ये एटम है। ठीक हो गया? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बैठे, तो इवन के अगर हीलियम का जिसमें 2 प्रोटॉन्स हैं प्लस चार्ज है, ये इसके करीब से भी गुजर जाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन इसके अट्रैक्शन की वजह से आउटर मोस्ट शेल से रिमूव हो जाता है। ठीक हो गया? सो ऐसे भी आयनाइजेशन होती है। तो जिसके पास चार्ज सबसे ज़्यादा हो, जिसके पास मास सबसे ज़्यादा हो, आयनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा उसी की होती है। इलेक्ट्रॉन की आयनाइजिंग पावर कम होती है और गैमा की आयनाइजिंग पावर सबसे लो होती है क्योंकि ये अंदर पेनिट्रेट ही कर जाता है, तो बाहर की चीज़ों को क्या निकालेगा। ठीक हो गया? सो वेलोसिटी बेटा अबाउट 1/20 1/10 पार्ट ऑफ द लाइट होती है, दैट्स मीन मूव स्लो करता है। इलेक्ट्रॉन जो है ये 30th to 90th परसेंटेज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मूव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ठीक है? लेकिन जो गैमा रेज है ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। इसको एज इट इज आपने याद रखना है। पेनिट्रेशन पावर बेटा, भारी चीज की पेनिट्रेशन पावर नहीं होती, तो जिसका जितना मास ज्यादा हो, जितना चार्ज ज्यादा हो, वो उतना ही पेनिट्रेशन उसकी पावर उतनी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर सेवरल मीटर्स इन एयर होती है, एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल ज़्यादा होती है, एज कम्पेयर टू गैमा रेज कम होती है। और यहाँ पे वेरी हाई होती है क्योंकि वेव्स हैं ये पेनिट्रेट कर जाती हैं। रेंज इन एयर 5 सेंटीमीटर 1 to 2 सेंटीमीटर, वेरी लार्ज। आई होप सो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड कर पा गए होंगे। ठीक है? ओके बेटा, एब्जॉर्प्शन है, मैंने आपको दिखा दिया, पेपर से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये जो येलो कलर के शेड किए हुए ना, ये ज़रूर आपने याद रखने क्योंकि ये आपके पास्ट पेपर में आए हुए, मैंने तभी इनको हाईलाइट कर दिया। ये सारे आपके पास्ट पेपर के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूटिलाइज हुए हैं। ठीक है? गैमा रेस क्या है बेटा? 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर थिक लेड यूज करनी पड़ेगी गैमा रेस को एब्जॉर्ब करने के लिए। डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लिटिल, क्योंकि भारी चीज है तो भारी चीज को धिक्का दे के उसके पास से डेविएट करवाना मुश्किल काम है यार। तो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला स्टूडेंट कि अगर ये आ रही हैं अल्फा, ये बीटा, ये गैमा, अल्फा बीटा, और ये चले सेंटर वाले को गैमा ले लेते हो ताकि आपको समझने में आसानी होती है। गैमा एंड दिस वन इज बीटा। सो जैसे यहाँ पे इमेजिन कर लो नॉर्थ पोल रखोगे, यहाँ पे साउथ पोल रखोगे। ठीक हो गया? होगा क्या कि अल्फा रेडिएशन कुछ इस तरह से इवेंट होगी,
आहिस्ता 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 फिर सीधी निकल जाएंगे। ठीक हो गया? थोड़ी सी बेंड होगी, कम बेंड होगी, चलो ज़्यादा कर देते हैं ताकि ये लो, अब सही है, इस तरह बेंड हो जाएंगे। गैमा रेज विदाउट डिफ्लेक्शन होगा, बीटा रेज ऐसे ही बाहर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे कर लो या ऐसे समझ लो, बिल्कुल ज़्यादा बेंड कर लो, एक वेट ऐसे बेंड कर लो, अब सही है। सो बीटा रेज, बीटा जो पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मैच चूंकि बेटा कम है, लिहाजा उनकी डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होती है। दिस वन इज अल्फा एंड गामा रेज की कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म, तीनों इफेक्ट करते हैं और फ्लोरिसेंस जो प्रोड्यूस करते हैं वो तीनों प्रोड्यूस करते हैं। फ्लोरिसेंस जो स्क्रीन है उसको हिट करते हैं, वहाँ के मौजूद एटम्स को एक्साइट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल से लोअर लेवल पे आता है और रिजल्ट में लाइट या ग्लो प्रोड्यूस करता है। सो इस लेक्चर को बेटा यहीं तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन, सॉरी डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन हम स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके बेटा, स्टे ब्लेस्ड। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन आसान था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।